बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। तो जनाब, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हर रोज़ हम सबसे पहले बात करेंगे PSL की। तो आपको भी पता है कि उसका 7th एडिशन इस वक्त जारी है, ज़बरदस्त से मैचेस हो रहे हैं। और जब आपके मुल्क में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही हो ना, तो हर तरफ आपको ना एक रंग, एक मतलब क्या कहते हैं जिसको बोलते हैं ना, एक एक्साइटमेंट सी नज़र आ रही होती है। तो चाहे वो स्टेडियम हो, स्टेडियम से बाहर हो, या TV हो, या कोई भी मीडियम हो, हमें हर जगह PSL के चर्चे नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ वो एक्साइटमेंट लोगों की भी नजर आ रही है। अच्छा, तो जनाब, गुज़श्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स मुसलसल अपना चौथा मैच जीत चुके हैं। मतलब ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस है। और हम जैसे कि बात कर रहे थे कि इस मरतबा तो ऐसा लगता है कि जो इसकी ट्रॉफी है PSL 7 की, वो मुल्तान सुल्तान्स के हाथ जाएगी। चले खैर, ये तो अभी देखेंगे, अभी तो बहुत से मैच अभी भी बाकी हैं, यानी कि अभी पिक्चर बाकी है। तो जैसे मुल्तान सुल्तान्स को फेवरेट करार दिया जा रहा है, तो इंज़मामुल हक ने भी मुल्तान सुल्तान्स को भी फेवरेट करार दिया है। अभी मैचेस कैसे चल रहे हैं और आज कौन से मैच होंगे, इस्मा सकरानी हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं इस्मा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं आयशा? मैं ठीक ठाक हूँ, और आपको देख के मैं फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि आपका मतलब तो स्माइलिंग फेस है। ये सब कहते हैं कि मैं बहुत स्माइल करती हूँ। तो वो देख के फ्रेश हो जाती है और वो बात करते हुए भी मजा आता है। तो इसमें मैचेस, कल के तो मैच ने, बल्कि मुल्तान सुल्तान तो छा गए हैं, बिल्कुल छा गए हैं और इतना जबरदस्त। अच्छा, एक तो मैच बस जीतती जाए टीम वो अलग बात है, लेकिन लड़के जीतना, जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने पिछले दोनों मैचेस जीते हैं, लड़के कैप्टनसी से, सोच से, समझ से, कामनेस से और कैप्टनसी से। ऐसे ही है, जिस तरह से रिजवान से बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, जिस तरह रिजवान टीम को लीड कर रहा है ना, कोई कैप्टन PSL की टीम में उस तरह से लीड नहीं कर रहा अपनी टीम को। वो अपना 110% देते हैं और वो इतने पॉजिटिव माइंडेड, इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। हमेशा ये हो रहा था कि जो टीम टॉस जीत रही थी वो मैच जीत रही थी। ये स्ट्रीक मुल्तान सुल्तान ने अपने पिछले मैच में तोड़ी थी, रात वाले नहीं, उससे पहला जो मैच था उन लोगों ने टॉस हारा और मैच जीता। अच्छा। और कल भी उन्होंने टॉस हारा और मैच जीता। तो ये मुल्तान सुल्तान ने किया। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड होना पड़ता है, सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। रिजवान ने उस वक्त यही बात की थी कि जो चैंपियंस टीम होती है ना, वो ये नहीं सोचती कि हम टॉस हार गए तो मैच हार जाएंगे, और उन्होंने करके दिखाया है। तो जबरदस्त चल रही है ये कैंपेन जो है मुल्तान सुल्तान के लिए। इसमें आपको क्या लगा इसमें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस कहाँ कम रह गई? मुझे लगता है थोड़ा सा लैक किए हैं वो अपनी बॉलिंग पे, क्योंकि उनका बहुत सारा जो इन्हिसार है वो हसन पे है, फहीम पे है, शादाब पे है, और बॉलर्स पे बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो इतना उनका इन्हिसार है, तो वो बॉलर्स उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। कल हसन उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। अर्ली और उन्होंने मुल्तान सुल्तान को आउट कर लिया था, लेकिन टिम डेविड और रायली रोसो ने इतनी जबरदस्त इनिंग खेली नीचे से आके। तो मुल्तान सुल्तान के सारे बॉक्सेस टिक हैं। जैसे हम बात करते हैं, ओपनर्स उनके फॉर्म में हैं, अच्छा खेल रहे हैं। अगर ऊपर से कोई आउट हो भी जाता है तो मिडिल ऑर्डर जो है वो जबरदस्त खेलता है। और कल हमने यही देखा, रायली रोसो ने इतना जबरदस्त खेला है और 50 बना के उन्होंने बड़ी सेलिब्रेशन की, बड़ी मजे का डांस किया। शायद वो है हमारे पास, अगर हम दिखा सके अपने व्यूअर्स को, बड़ा जबरदस्त डांस दिखाएंगे हम। है भाई, अगर डांस है रायली रोसो का तो दिखाएं हमें भी। तो अच्छा, लेकिन चले वो भी चलेगा साथ साथ। लेकिन ये अच्छा, ये जो आप जब जीते ना, तो सेलिब्रेट करना जो है ना, वो अक्सर लोगों का बिल्कुल क्लियर। अच्छा, वो आ गया हमारे पास। ये इन्होंने जब 50 स्कोर की, तो ये देखें, ये जो चीजें होती है ना, ये बड़ी मजे की होती है, याद रह जाती है। जैसे कि सेलिब्रेशन जो होती है ना, वो आपकी याद रह जाती है कि आपने किस अंदाज में सेलिब्रेट किया था। प्लेयर्स की पहचान बन जाती है वो सेलिब्रेशन। लोग उनको मॉर्निंग शो में बुला के भी कहेंगे कि सेलिब्रेट करके दिखाएं हमें। बहुत दफा देखे लोग हसन को कहते हैं जरा वो करके दिखाएं हमें। अच्छा, पिछले साल भी उन्होंने कुछ गालिबन ऐसे ही किया था। बहुत से प्लेयर्स डिफरेंट तरीके से करते हैं। देखें यार, ये इनका बड़ा मजे का स्टाइल है सेलिब्रेट करने का। टिम डेविड के बारे में मैं बताना चाहूंगी आपको आयशा। टिम डेविड लाहौर कलांदर्स को रिप्रेजेंट करते थे और इस दफा उनको मुल्तान सुल्तान ने वाइल्ड कार्ड से पिक किया। मतलब उनकी कैटेगरी नीचे थी और उनको ऊपर वाली कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान ने लिया। वाह, तो ये उनका ऐसा एक फैसला था जिससे सब हैरान हो गए थे कि ये क्या किया इन लोगों ने। लेकिन उन लोगों ने अपनी प्लानिंग इस तरह से की हुई थी। अगर वो जीत रहे हैं ग्राउंड में, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड में जीत रहे हैं, पीछे कुछ काम नहीं किया हुआ। उन्होंने प्लानिंग इस तरह से की हुई है, सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि अच्छा
अगर ये वाले प्लेयर को कुछ होता है तो हमारे पास बेंच पे जो है वो उसकी जगह ले सकता है। तो इतनी जबरदस्त प्लानिंग की हुई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पीएसएल जैसे जैसे हर गुजरते साल के साथ स्ट्रांग होता जा रहा है, अब जो टीमों की प्लानिंग्स हैं वो भी जरा अच्छे तरीके से होती जा रही हैं कि हमने किस प्लेयर को लेना है और किस जगह पे लेना है, हमें मतलब कौन से कार्ड से उठाना है हमें उन्हें। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कराची किंग्स की हम बात करते हैं कितना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके जो पिक्स हैं वही अच्छे नहीं है। हाँ, उन लोगों ने शायद उस तरह से प्लानिंग नहीं की, स्ट्रैटेजी या पिछले कुछ सालों में तो इसमें हमने देखा है कराची किंग्स की अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन इस दफा टीम अच्छी नहीं मिली बाबर को। और रोज मैं एक ही बात कहती हूँ, वो टीम अच्छी नहीं बनी कि जाहिर है आपका जब टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा, हाँ। जब आपकी जो टीम है वो डिलीवर ही नहीं करी, आपके जो प्लेयर्स हैं जो उनको टास्क दिया हुआ है वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, जैसे आज आमिर टीम को ज्वाइन करेंगे, वो भी इंजर्ड थे। आमिर एक की प्लेयर है अपनी टीम के लिए, पिछले सीजन में भी वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। अब अगर इस सीजन में भी जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा नहीं उतरेंगे तो जाहिर है इट्स अ टीम गेम आफ्टर ऑल। सिर्फ एक बाबर अच्छा करते जाएंगे तो टीम जीतेगी नहीं, ऐसे ही है। सिंगल हैंडेडली कोई भी जो बैट्समैन है या बॉलर है वो मैच नहीं जितवा सकता। एक दो दफा हो सकता है, एक दो दफा हो सकता है कि कोई बैट्समैन या बॉलर अपनी परफॉर्मेंस से टीम को मैच जितवाए, लेकिन अगर आपको टूर्नामेंट जीतना होता है तो उसके लिए पूरी टीम का जेल होना और पूरी टीम का काम करना और जो जो उनको रोल दिए गए हैं, जो डिफाइन किए गए हैं, वो उसको जाके प्ले करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, ज़ुफ़रत मुमताज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मीडिया मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुफ़रत, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम आयशा, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ज़ुफ़रत, कल के मैच को सबसे पहले आप बताएं किस तरह देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का? देखिए जी, बहुत अच्छा मैच हुआ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दो टॉप टीम्स हैं और हैट्स ऑफ टू मुल्तान जिन्होंने बैक टू बैक दो मैचेस टॉस हारने के बाद भी जीते हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ खेले हैं। और आयशा, हमेशा से एक चीज़ रही है कि जब भी 200 से ऊपर हो जाता है तो उस टोटो चेस करना भी बसा औकात मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि लास्ट 5 ओवर जो हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। बहुत ज़्यादा क्यू भी कल पड़ रही थी, बॉल ठीक से ग्रिप भी नहीं हो रही थी 14 ओवर्स के बाद। बट ओवरऑल आप देखें जब चेस की बारी आई तो उसमें भी बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ। स्पेशली हैट्स ऑफ टू शादाब खान जो कैप्टन है, उन्होंने बड़ी शानदार, बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली। वो बस अब क्रिकेट को हम जब भी डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे इफ्स और बट्स आ जाते हैं कि अगर वो कैच ना होता तो शायद आगे निकल जाते या 2 ओवर में कोई 15-15 रन बन जाते। बट ओवरऑल बहुत अच्छा मुकाबला हुआ है। जिस तरह का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा था दोनों टीम्स के दरमियान, मेरा ख्याल है वैसा ही मुकाबला हुआ। और इस तरह के मैचेस जो हैं वो पीएसएल की खूबसूरती हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा क्वेटा का मैच हुआ, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। उसमें इफ्तिखार ने बड़ा अच्छा 30 रन बनाए, लेकिन ऑब्वियसली वो फिनिश नहीं कर सके। तो इस तरह के क्लोज कॉन्टेस्ट होने चाहिए। आवाम भी इंजॉय करती है, टीवी पे जो लोग हैं वो भी बड़ा इंजॉय करते हैं, और कांटेदार मुकाबले जो हैं वो पीएसएल की खूबसूरती है। ज़ुफ़रत, मैं आसिफ अली और आजम खान के बारे में बात करना चाहूंगी। जिस तरह शादाब एक एंड को संभाले हुए थे और इतना जबरदस्त खेल रहे थे, आपको नहीं लगता कि आसिफ अली या आजम खान को थोड़ी सी बॉल्स लेनी चाहिए थी, थोड़ा सेटल डाउन होना चाहिए था उनको विकेट पे, और तब जाके उनको चार्ज करना चाहिए था और शादाब का साथ देना चाहिए था? फिर ये वाला एक्सक्यूज जो ड्यू का और ये हमने देखा है कि टीम सेकंड बैट करते हुए मुल्तान सुल्तान से बात करूं तो वो जीते हैं पहले मैच। देखें, ये फिर वही बात होगी इसमें, जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि क्रिकेट में हमेशा से इफ्स एंड बट्स होते हैं कि अगर आसिफ ऐसे ना करते, अगर आजम ऐसे ना करते तो चीजें हमारे उसमें हो जाती। बट जो प्लेयर्स उस वक्त खेल रहे होते हैं तो वो मेरा ख्याल है सिचुएशन को ज्यादा बेहतर अंदाज, आप देखें ना कि वही बॉल, उससे पहली बॉल हुई, 6 रन हासिल किए आसिफ ने, लेकिन अगली बॉल ठीक से कनेक्ट नहीं हुई और वो हवा में खड़ी हो गई और कैच आउट हो गया। लेकिन अगर वो छक्का हो जाता तो सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाती। तो आजम और आसिफ का जो रोल है वो ऐसा ही रोल उनको डिफाइन किया हुआ है कि उन्होंने ऑब्वियसली वो लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, छक्के लगाने में बड़े मास्टर हैं। तो मेरा ख्याल है हमारी कोई स्ट्रैटेजी खराब नहीं गई। जो हम जिस स्ट्रैटेजी 10 रन पर ओवर और 12 रन पर ओवर के साथ हम जा रहे थे और वो हमारी स्ट्रैटेजी एंड तक कामयाब भी रही। बट ऑब्वियसली इन द एंड मुल्तान ने हमारे से ज्यादा अच्छा खेले और वो जीते। अच्छा, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि जाहिर सी बात इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी स्ट्रेटजी अच्छी थी, और ये हमने गुज़श्ता पीएसएल के मैचेस में भी देखा है, जितने सीजन्स अभी गुजरे हैं, कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम रही है और अभी भी है। लेकिन आपके ख्याल में इस मरतबा जो मुल्तान सुल्तान्स हैं वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आए हैं, ज़्यादा अच्छे बॉलर्स और ज़्यादा अच्छी टीम के साथ आए हैं?
देखें आयशा, टीम तो अगर आप देखें ऑन पेपर सारी टीम्स जो हमें नजर आ रही हैं वो बड़ी बैलेंस नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि 6 टीम्स में से कोई भी टीम को बुरी है, लेकिन बात ये होती है कि आपका कौन सा कॉम्बिनेशन क्लिक कर रहा है। कभी ऐसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कराची की बात करें तो उसमें भी काफी सुपरस्टार थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कॉम्बिनेशन क्लिक नहीं हुआ। तो अगर किस टूर्नामेंट में या 2-3 मैचेस में कोई कॉम्बिनेशन क्लिक ना हो तो हम ये नहीं कह सकते कि वो टीम बुरी है या उन खिलाड़ियों ने बहुत बुरा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। एक सिचुएशन आपके लिए खराब हो जाती है। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि वो क्वेटा के लिए बड़ा बुरा साल रहा। हाँ। उससे पिछले साल की अगर बात करें तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अच्छा साल नहीं रहा, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड इज द ओनली टीम जो कि 2 मरतबा ये ट्रॉफी जीती हुई है। तो ये चीजें साथ साथ क्रिकेट में चलती रहती हैं। अब आप देखें, आपको याद होगा कि अभी वर्ल्ड कप से पहले पूरा साल हमारी अवाम ने भी, लोगों ने भी और मीडिया ने भी आसिफ अली को जिस लेवल का क्रिटिसाइज किया, लेकिन वो वर्ल्ड कप में आपको बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दिया और आपको बैक टू बैक 3 मैचेस जितवा गए। तो ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि ये एक दिन कुछ और होती है और अगले दिन कुछ और होती है। इसमें मेरा ख्याल है कि स्पेशली T20 क्रिकेट में जहाँ पे आपको मैक्सिमम एक अच्छी इनिंग्स चाहिए और एक बॉलर की तरफ से अच्छी बॉलिंग चाहिए, आपका पूरा मैच बदल जाता है। तो मेरा ख्याल है वो शायद क्लिक नहीं कर पाए, इस वजह से ऐसे हुआ। अदरवाइज तो 6 की 6 टीम्स बहुत अच्छी है। जुल्फ़िकार शादाब के बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगी। लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज करे थे इस चीज के लिए कि उन्होंने अपना नंबर थोड़ा पहले कर दिया था, वो जल्दी बैटिंग के लिए आ रहे थे और सब लोग ये बात कर रहे थे कि शायद वो बैटिंग ऑलराउंडर बनना चाह रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी टीम में भी शायद फिर उनकी जगह बनेगी नहीं बनेगी, इसमें बहुत सी बातें हो रही थी। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, ऑल्दो उनको विकेट नहीं मिली लेकिन कितना अच्छा कंटेन किया उन्होंने, इतने कम रन दिए। फिर उसके बाद जो कैच था खुशदिल शाह का वो भी बड़ा जबरदस्त था और जब बैटिंग करने आए तो तने तनहा वो लड़ते रहे और बहुत जबरदस्त उन्होंने एफर्ट की कल के मैच के लिए। देखिए, इसमें बात यह है कि लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना और प्लेयर्स का काम है उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना। जब आप किसी भी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी परफॉर्मेंस में नजर आता है। मैंने जिस तरह कहा ना कि कुछ प्लेयर्स होते हैं, बल्कि बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो एक सीक्वेंस में परफॉर्म कर रहे होते हैं, फिर 2-3 महीने उनकी बैड पैच चलता है बीच में। बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ऐसे हुआ और शादाब फ्रॉम द डे 1 आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हमेशा यंगस्टर्स को बड़ा प्रमोट किया और हमारी वाहिद फ्रेंचाइज है कि जिस साल हम कोई भी इमर्जिंग प्लेयर पिक करते हैं वो उसी साल पाकिस्तान भी खेल जाता है। पॉजिटिविटी की बात होती है। जी जुल्फ़िकार, अभी हम ये सब की इन लड़कों की बात कर ही रहे हैं जो एक साथ पूरा बैच आया था, तो हसन की बात करना चाहूंगी मैं। वर्ल्ड कप से ही उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी इसी तरह की डाउन चल रही है। अभी हमने कल भी देखा, उनके टैलेंट पे किसी को शक नहीं है। जिस तरह से वो ड्रॉप हुए थे पाकिस्तान टीम से और फिर जिस तरह से जितनी मेहनत करके और जितना जबरदस्त परफॉर्म करके वो वापस आए थे, क्या बात, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि बात क्या होती है हसन अली से, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड हैं, ये हम सब जानते हैं। देखिए इसमें मैं तो ये कहूँगा कि 2 या 3 मैचेस के बाद फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि कोई बॉलर भी बुरा नहीं हो जाता। 1-2 मैचेस में आपका बैड पैच जरूर चलता है। देखिए अगर हसन नहीं, मैं एक्चुअली ये बात इसलिए मैं हसन, शादाब और ये जो फहीम वाला बैच है, मैं पर्सनली समझती हूँ कि ये लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हसन अली को हम वर्ल्ड कप से देख रहे हैं कि उनका ऐसे ही चल रहा है। अब मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखें 3-4 मैचेस से तो आप किसी भी बॉलर या बैट्समैन को जज नहीं कर सकते ना। वर्ल्ड कप के भी जो उनके शुरू के मैचेस रहे हैं उसमें भी आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो बिल्कुल बुरी नहीं थी। हाँ, एक मैच में हारिस रऊफ को मार पड़ गई, एक में हसन थोड़े एक्सपेंसिव हो गए। क्रिकेट इज ऑल अबाउट, देखें बॉलर के लिए तो बड़ा मुश्किल हो गई है ना। अब आप देखें क्रिकेट यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटेशन है वो सारी बैट्समैन की तरफ चली गई है और हसन को अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अवार्ड से नवाजा है। इसका मतलब है कि वो उसी तरह के सुपर टैलेंटेड हैं जिस तरह से वो पहले रहे हैं और विकेटें भी हासिल कर रहे हैं, पाकिस्तान को अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। कल के मैच की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो कल के मैच में बहुत ज़्यादा ड्यू थी, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये भी लगेगा कि अगर मैं ड्यू की बात कर रहा हूँ तो शायद मैं कोई एक्सक्यूज दे रहा हूँ या मैं अपने बॉलर्स को थोड़ा सा सेव कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी आप ड्यू में जब यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पा रहे होते क्योंकि बॉल स्लिप हो रही होती है। इसी तरह जो आप स्लोअर वन कर रहे होते हैं वो बजाय पीछे होने के वो आगे स्लोअर वन हो रही होती है। इसी तरह जब आप लो फुल टॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसको भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे होते। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ कल के मैच में इसी तरह हुआ है और आगे जिस तरह कराची का भी बड़ा अच्छा बड़ा बेहतरीन मौसम चल रहा है क्रिकेट के लिए,
आगे वाले मैचेस में शायद इस तरह से ना हो और आप किसी टीम को काफी मुख्तलिफ पाएंगी। अभी चूंकि 2 मैचेस है ना, आपको कंडीशंस में भी एडजस्ट होने में, जब आप विकेट्स को भी देख रहे होते हैं, ग्राउंड को भी देख रहे होते हैं, तो 2 से 3 मैचेस आपको एडजस्ट होने में लग जाते हैं। चलें, बहरहाल आगे जो आने वाले मैचेस हैं उनमें सिचुएशन काफी क्लियर भी हो जाएगी। ज़ुफ़र, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने अपनी टीम के हवाले से जो चलें एक थोड़ी सी जस्टिफिकेशन ही होती है कि हाँ ये वजह भी थी वो वजह भी थी, लेकिन बहरहाल जो रीजन थे वो जेन्युइन थे। चलिए ज़ुफ़र, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी जो कल के मैच थे, बल्कि अब आने वाले मैचेस के हवाले से भी अब आपसे रोज़ हम बात करेंगे, तो कल के मैच के हवाले से भी हमने काफ़ी अच्छा एक तज्जिया कर लिया है। अब आगे आने वाले मैच के हवाले से रोज़ाना आपसे मुलाकात भी होगी। अभी एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जनाब, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जो अभी हालिया ताज़ा तिब्बी रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करवा दी गई है, जिसके मुताबिक जो नवाज शरीफ साहब को जो कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि वो एंजियोग्राफी करवाए बगैर पाकिस्तान ना जाएं, और अगर वो गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको एंजियोग्राफी करवाने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा जी, इस पर हम बात करेंगे। PTI रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अभी जो नवाज शरीफ साहब की हालिया रिपोर्ट सामने आई है, आपको पता तो चल गई है, बल्कि अब तो खैर बयान भी सामने आना शुरू हो गए हैं PTI रहनुमाओं के, तो क्या कहती हैं उस पर? अब तो डॉक्टर्स ने भी तस्दीक कर दी है कि वो एंजियोग्राफी करवाए बगैर पाकिस्तान ना जाएं, अगर गए तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, इनकलाब तो बड़ी कुर्बानियां मांगता था। आपको याद है, इन्होंने तो इनकलाब लाने आना था, मगर अब इनके अपने डॉक्टर के लिहाज से ये जो इनकलाबी लीडर साहब हैं, जो हमारे जैसे कह लें गवाल मंडेला साहब हैं, वो तो जेल का सोचकर ही ज़हनी दबाव का शिकार हैं। और इनके जो यहाँ पर वोटर सपोर्टर हैं, जो इन्हें शेर कहते थे, तो वो तो गीदड़, तो वो जो भाग कर यहाँ से बैठा था, वो तो ख्वाब में भी पाकिस्तान आने से डर रहा है। तो फिर इनकी दफा तो एक दफा तो इनका ये नारा होना चाहिए कि एक बारी फिर गीदड़ हुआ ढेर। और मरियम बीबी के लिए भी, अगर आपको थोड़े दिन पहले की उनकी ट्वीट याद हो, तो वो जो ये कह रही थी कि जी सोनिया जरा पीछे से आ जा, तो अब वो जो सोनिया है ना, वो कह रहा है कि मैंने पीछे नहीं मुड़ना है क्योंकि मैंने जेल नहीं जाना है। तो मैं तो सिर्फ इतना बताऊंगी कि ये जो रिपोर्ट आई है ना, ये आप ये कह लें कि हमारी जुडिशरी के ऊपर, हमारे अवाम के ऊपर, और ये मतलब उन्होंने तो मजाक किया है इस सारे सिस्टम के साथ। और अभी भी उनको रिपोर्ट इसलिए जमा करानी पड़ी कि आजम जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि इनकी लास्ट रिपोर्ट जुलाई की आई हुई थी, और अगर अब वो रिपोर्ट जमा नहीं कराएंगे तो इनके जमानती जो इस वक्त अपोजिशन लीडर साहब हैं, उनका सवाल होगा। तो आप ये सिर्फ देखें कि ये मतलब क्या है, ये मुझे तो सवाल इस वक्त यहाँ पर हर एक से होना चाहिए, उन लोगों से भी होना चाहिए जो ये कहते थे कि मियाँ साहब के प्लेटलेट्स जो है वो स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर नीचे हो रहे, उन लोगों से भी होना चाहिए। क्या अब यहाँ पर हमें आकर ये कहा जाएगा कि मियाँ साहब का दिल जोड़ने के लिए इंसानी हमदर्दी के तहत इमरान खान साहब को इन्हें NRO दे देना चाहिए, या हमें, क्योंकि उनका दिल पता है क्यों टुकड़े हुआ है? उनका दिल टुकड़े इसलिए हुआ है कि वो जेल नहीं जाना चाहते, उन्हें जेल में मच्छर काटते हैं, और वजीर आजम इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं देख सकते। तो ये जो एक रिपोर्ट आई है, ये तो सिर्फ एक, जिसे कह दें कि एक खत है, और हम तो इसे तो आलिया साहिबा, लेकिन बात फिर ये है ना कि उनको जाने तो PTI की हुकूमत नहीं दिया है, और अब जबकि उनकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है, डिमांड ये की जा रही थी ना कि उनकी जो फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट है वो सामने लाई जाए। अब रिपोर्ट भी सामने आ गई है, और डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि वो जहनी दबाव का भी शिकार हैं। वो अगर वाकई जहनी दबाव का शिकार हैं, जो कि मेडिकल रिपोर्ट में भी क्लियर है, तो उनको थोड़ा आराम करने दिया जाए। क्यों आप लोग उनको मजीद जहनी दबाव का शिकार कर रहे हैं? वो तो ज़हनी दबाव का इतने शिकार हैं कि मैं आपको क्या कहूँ कि उन्होंने जो है ना, मियाँ साहब ने तो वो बीमारी जो खवातीन में होती थी ना, वो बीमारी भी जो है ना औरतों से मर्दों में मुंतकिल करने का सेरा भी इन्हीं के सर जाते, इतने वो ज़हनी दबाव का शिकार है। और हमें तो मतलब हम तो अब ये हमें तो सोच के कुछ हो रहा है कि खुदा ना वास्ता आगे कोई मियाँ साहब को एक ऐसी कोई बीमारी का ना कह दें कि जो खालिस्तन मतलब
क्या ये लोग कर क्या रहे हैं, अवाम के साथ क्यों मजाक करें। अभी ये रिपोर्ट इस पर जो है हर्लिट की रिपोर्ट है, हर्लिट की रिपोर्ट ये बता रही है कि ये मोर देन 99% ये बीमारी खवातीन में होती है। अच्छा। तो आपको लगता है एहसन इकबाल साहब तो अब ये कहेंगे कि औरतों से मर्दों में इस बीमारी को मुंतकिल करने का सेरा या उसका ख्वाब भी मियां साहब ने देखा था और पूरा भी उन्होंने किया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखें पीटीआई बहुत ज्यादा चाहती है, ऑन अ सीरियस नोट, ये तो एक मजाक की बात थी, इन्होंने तो अवाम के साथ मजाक की, ये तो अदलिया के साथ मजाक है। ये जिस तरह की ये रिपोर्ट आई है, जहनी दबाव का शिकार तो वो 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम है जिनके पैसे लूट कर ये सेहत का बहाना बनाकर बाहर भागे हुए, इश्तिहारी हुए, उनको वो जहनी अजियत का शिकार है कि ये कब आएंगे और कब हमारा लूटा हुआ पैसा वापस आएगा। अच्छा, अब अगर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये मेडिकल रिपोर्ट जाली है, बल्कि उनका एक जो स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने कहा बड़ी मजेदार सी एक रिपोर्ट है जो कि अदालत में जमा करवाई गई है, उन्होंने इसको जाली भी कह दिया है। अब क्या आप लोग पीटीआई की हुकूमत इस रिपोर्ट के असली या नकली होने की तस्दीक भी करवाएगी? कैसे करवाएगी अगर करवाना चाहेंगे तो? देखिए, सबसे पहले तो जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं ये रिपोर्ट नहीं है। इसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसा, उन्होंने एक ऐसी बीमारी का जिक्र किया जो मैं पहले बता चुकी हूँ, जो हर्लिट की रिपोर्ट के लिहाज से इट्स मोर इन लेडीज लाइक, मतलब अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रही कि वो किस वजह से ये बीमारी खवातीन को भी होती है, मतलब बट अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि ये इनके कौन से ऐसे मौजूदात होते हैं। ये 1994 से जिन फ्लैट्स में रह रहे होते हैं 2006 में ये जाकर उनको खरीदते हैं, 2006 के अंदर कैलबरी फॉन्ट इजाद होते हैं और ये 2007 के अंदर जो है उसके वो 2007 के अंदर वो इजाद होते हैं और 2006 के अंदर वो उसमें डीड जमा करा रहे होते हैं। और अब इनके ये हालात देख लें कि अब इन्होंने जो बीमारी भी बताई है अपने मौलिद से लिखवाकर, वो भी इन्होंने वो बीमारी बताई है जो खवातीन को होती है। और तो आलिया साहिबा, कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लगता कि जिन अमेरिकन डॉक्टर ने ये रिपोर्ट बनाई है वो डॉक्टर भी जाली हैं? देखिए जी, हम ये तो कह नहीं सकते। हिंदुस्तान टाइम्स की उनके ऊपर रिपोर्ट है, इंडियन टाइम्स की उनके ऊपर रिपोर्ट है, इंडियन कश्मीरी नजाद वो डॉक्टर हैं। मतलब फिर वही मैं कहूंगी तो ये कहेंगे कि लोग पॉलिटिक्स होती है, ये क्यों हम रिलेट नहीं करते हैं कि ये कहाँ से इनकी रिपोर्टें आती हैं, आखिर में यहाँ इनको कौन बचाने आते हैं। और जहां तक मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ये अवाम को बताना है कि एक बंदा जिसके 11 हार्ट अटैक हो चुके और जिसका जिगर, गुर्दा, हर जिस्म का हिस्सा प्रॉब्लमैटिक है, और यहाँ पर ये कहते हैं कि उसने यहाँ पर लाकर इनकलाब लाना है, यहाँ पर ये कहते हैं कि उसको चौथी दफा वजीर आजम बनाना है, यहाँ पर हर एक ने उससे उम्मीदें लगाकर वो ये कह रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए, कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे ये जनवरी में वापस आ जाएंगे? कहाँ है वो लोग? अब तो फरवरी का सूरज तलू हो चुका है और उसके बाद इनकी जिस तरह की रिपोर्ट आई है, जो कहते थे इनके मिन्नते तरले हो रहे हैं डील के लिए, हुकूमत आज जा रही है, कल जा रही है, ये सारे इनके जो है ना, मतलब मैं तो ये कहूंगी कि हर चीज मियां साहब की एक रिपोर्ट में। और वाकई हम ये जब कहते थे ना कि ये मतलब हर चीज का इलाज हो सकता है, लेकिन जाहलियत का इलाज नहीं हो सकता, बेशर्मी का इलाज नहीं हो सकता, और मियां साहब की मल्टीपल बीमारियों में से एक बीमारी है। आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जनाब, पीटीआई बिल्कुल इस रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है, तो शायद नून लीग को अब कोई दूसरी रिपोर्ट जमा करवानी पड़े अदालत में, क्योंकि जैसे आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि खवातीन की कुछ जो बीमारियां हैं वो इस रिपोर्ट में दर्ज की गई हैं। तो खैर, अब मेरा ख्याल है नून लीग को इस पर भी सोचना चाहिए कि रिपोर्ट क्या है। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और अभी बड़े ज़बरदस्त से गेस्ट हैं मेरे प्रोग्राम में जिनसे आपको मिलवाना भी है, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं छोटा सा एक तारुफ करवा देती हूँ, क्योंकि वो इतने ज़बरदस्त से आर्टिस्ट हैं कि उनको तारुफ की ज़रूरत नहीं है, आप उनको देखते पहचान लेंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक जाहिर सी बात है हम सबको पसंद है और हमारे मुल्क में बड़ा अच्छा म्यूज़िक बन रहा है, लेकिन अगर म्यूज़िक के साथ साथ मतलब अगर आप अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं, जो कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में बहुत कम अच्छे कोरियोग्राफर पाए जाते हैं, क्योंकि हमने आज तक देखी अपनी फिल्मों में जो कोरियोग्राफी देखी है, खैर मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन खेतों के डांस या यहाँ वहाँ के इस तरह के, तो हम बड़ा मिस करते थे कि पाकिस्तान में एक अच्छा कोरियोग्राफर होना चाहिए। कुछ हैं भी, फिल्मों में भी बहुत अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं, लेकिन एक कोरियोग्राफर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं, जिन्होंने सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं बल्कि सोलो भी और कुछ प्राइवेट भी प्रोजेक्ट्स जो किए हैं, उनमें बड़े अच्छे अच्छे डांस जो हैं लोगों को सिखाए हैं।
मैं बात कर रही हूँ सोनू डेंजरस की। आप नाम इतना डेंजरस है, आप जान गए होंगे वो कितने डेंजरस से कोरियोग्राफर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोनू और साथ साथ उनकी मिसेज फिजा सोनू भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनू की एक नया सॉन्ग आया है, अगर कहा जाए कि कंप्लीट पैकेज है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सोनू ने सब कुछ उसमें खुद किया है, कोरियोग्राफ भी खुद किया है, सिंगर भी वो खुद हैं, और सारी जो उसकी प्रोडक्शन वगैरह है, सारा जो उसको सॉन्ग बनाने का काम भी उन्होंने खुद ही किया है, और साथ ही जो मॉडल है वो उनकी अपनी बेगम है, तो उनके घर की ही ये वीडियो है और कंप्लीट पैकेज है। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ मैं। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सोनू ठीक। अच्छा बेगम ठीक तो अभी ठीक। डेंजरस हो गई अब तो ये जब से वीडियो आया। मैं भी कह भी रही थी सोनू डेंजरस के साथ फिजा डेंजरस। नहीं, बहुत सारे लोगों ने अब इसका नाम मिसेस डेंजरस रख दिया। एग्जैक्टली। अब मुझे जैसे सोनू डेंजरस को स्टार्ट में जब इन्होंने माइकल जैक्सन को रिप्रेजेंट किया था, उनकी आई थिंक बर्थडे थी और समथिंग, और डेंजरस उसकी सॉन्ग था जिसपे मैंने परफॉर्मेंस की थी। एग्जैक्टली, तब इनको ये टाइटल मिला था, और जब से मेरी शादी हुई है मुझे डेंजरस का टाइटल मिल गया। अच्छा, मतलब हमारे आज शो में डेंजरस लोग हैं। एग्जैक्टली, डेंजरस कपल है हमारे। देख लेंगे जो आप परफॉर्मेंसेस डेंजरस तो नहीं कह सकते, लेकिन कह भी सकते हैं, क्योंकि रॉकस्टार जो मेरा न्यू सॉन्ग वीडियो आया है उसमें आप देखेंगे ये फाइज के साथ परफॉर्म कर रही है, तो वो इतनी करीब थी कि मैं इसे बार बार कह रहा था कि यार तुम घबरा तो नहीं रही। इसने बोला नहीं मैं करूंगी। मैं इसीलिए डेंजरस है, वो हर चीज के स्टंट कर लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो सोनू, कैसे आपको ख्याल आया, मतलब एक कंप्लीट पैकेज खुद ही निकालने का? मतलब सिंगिंग भी आपने खुद ही की, म्यूजिक भी आपने शायद खुद ही दिया है, और इसमें कोरियोग्राफी भी आपने खुद ही की है। नहीं, मैं बता देता हूँ कि हर एक प्रोजेक्ट के पीछे एक टीम होती है। तो मेरा ये जो गाना है रॉकस्टार, इसकी जो एक टीम है, मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हैं अली मुस्तफ़ा, उन्होंने इसका म्यूजिक किया है, और वीडियो डायरेक्टर जो हैं बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड भी हैं, और पाकिस्तान में समझ लें सबसे ज्यादा बेस्ट वीडियोस वही कर रहे हैं, आसिम मसूद, वो डायरेक्टर है इस वीडियो के। बाकी कॉन्सेप्ट आइडिया है जो इसका, वो मेरा और मिसेस डेंजरस का प्लान है। डांसर्स जो है वो मेरे अपने, मेरी टीम है द डेंजरस ग्रुप के, और इसकी प्रोडक्शन मैंने खुद की है। अच्छा। वार्डरोब स्टाइलिंग वगैरह फिजा ने देखी है। फिजा इतनी प्यारी है, 70% एग्जैक्टली, वो आप कह सकते हैं। बाकी इसके जो लिरिक्स हैं वो मैंने खुद लिखे हैं, कंपोजिशन मेरी अपनी है, और गाया भी मैंने खुद है। बाकी परफॉर्मेंसेस, कोरियोग्राफी, सब कुछ जो आप देख रहे हैं एक आइडिया है। मैंने हमेशा से कोशिश की है, जब मेरा पहला गाना आया था आशिक, उस वक्त भी मैंने देखा था कि पाकिस्तान में चैनल्स नहीं थे प्राइवेट उस तरह से है, बहुत कम थे। जी, तो मैंने कहा यार पाकिस्तान में कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो गाए भी, परफॉर्म भी करे, लाइक जैसे माइकल जैक्सन है, या बाय जस्टिन टिम्बरलेक है, क्रिस ब्राउन है, ये आर्टिस्ट हैं बाहर, जैसन रूलो, कि ये लोग जो वो आर्टिस्ट है जो परफॉर्म भी करते हैं, गाते भी हैं, तो ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है यहाँ पे। फिर मैंने प्लान किया, मैंने अपना एक पहला गाना वीडियो बनाया आशिक, और वो उसको बहुत मकबूलियत मिली, और उससे मुझे पाकिस्तान के नंबर 1 परफॉर्मर कोरियोग्राफर का MTV का अवार्ड भी मैंने विन किया। जबरदस्त जी, थैंक यू। तो उस चीज को मद्देनजर मैंने रखा कि यार अब 2022 आ गया है, तो बहुत लंबा गैप नहीं दिया आपने? लंबा गैप इसलिए भी था कि मैं इसको निकाल रहा था 2019 में ही, मेरा प्लान था पहले, क्योंकि कोरोना आ गया था। आफ्टर कोविड हम लोग निकले हैं, बहुत टेंशन थी लोगों को, बहुत इससे अब इंटरटेनमेंट की जरूरत थी, तो देन मैंने इसको प्लान किया कि अब इसके राइट टाइम है। तो 2022 का ये पहला ऐसा गिफ्ट मैं पब्लिक को दूं कि जो एक कंप्लीट पैकेज वीडियो लोगों को मतलब, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग इस तरह की वीडियोस देखते हैं कि एक तो आपने उसमें एक डांस भी जबरदस्त किया है, जबरदस्त बेहतरीन डांस, आपने गाया भी अच्छा है, फिर साथ साथ आपकी मिसेस का बल्कि मिसेस डेंजरस का जो इसमें रोल है वो बहुत जबरदस्त है। इस तरह की चीजें हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। मैं उसके बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो उस लेवल की नहीं होती। जो हमारी जो आवाम है वो अगर बॉलीवुड देख रही है या बाहर के शोज देख रही है तो वो कहते हैं जी हाँ ऋतिक रोशन ने जैसे परफॉर्म किया टाइगर श्रॉफ, यार सोनू भाई ऐसा कुछ करके देखें। तो यार वो हम उससे बेहतर परफॉर्मर हैं। वो आप उसकी प्रोडक्शन देखो पहले, उसके पीछे सपोर्ट देखो कि उसके पीछे जो चैनल है या उसके पीछे जो स्पॉन्सर्स हैं वो किस लेवल के हैं। अगर वो एक वीडियो है वो उसका बजट ही आप चेक करो यार, अगर 50 करोड़ बजट का एक वीडियो आप देख रहे हो तो आप मुझे कह रहे हो कि मैं एक 10 लाख के बजट के वीडियो में मैं आपको वो दिखा दूं। तो और ज्यादातर उसमें वो देखे VFX इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं, डिफरेंट चीजें यूज कर रहे हैं। हम लोग उसकी तरफ अगर जाएं तो हमारा बजट बहुत ऊपर जाता है, बहुत ऊपर जाता है। और हमें हमारी आवाम के आगे, जैसे मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमें हमारी पब्लिक को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्लीज आप लोग जाएं, मेरा यूट्यूब चैनल है सोनू डेंजरस के नाम से, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारा वीडियो। हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि हम आपके आर्टिस्ट हैं। अच्छा, एक मर्तबा मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा भी था कि हमें अपने लोकल ब्रांड्स को ना प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम लोग बाहर से
चीजें मंगवाते हैं, इंपोर्टेड चीजों को हम पसंद करते हैं, हाँ जी। हमारे लोकल ब्रांड कम कीमत में उसी क्वालिटी की चीज देते हैं जिनको हम बिल्कुल घास नहीं डालते हैं, हम बिल्कुल उसको इग्नोर कर देते हैं। उसी तरह जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं वो कम बजट में बाहर के आर्टिस्टों से अच्छा काम कर लेते हैं। Exactly, लेकिन हम उनको इतनी अहमियत नहीं देते हैं कि हमें लगता है अच्छा ये क्या कर रहे हैं। बस ये आप ये देखें कि इसमें मैं कहूँगा कि कुछ लॉबी सिस्टम भी है। लाहौर के जो फनकार हैं उनके साथ तो स्पेशल लॉबी सिस्टम है कराची की तरफ से, ये बहुत देखने में आ रहा है और बहुत लोग इसके गवाह भी हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो गए हैं कराची, उनको काम ही नहीं मिला। इसमें बड़े बड़े हीरोज़ हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा उन लोगों का, और ऐसे सिंगर्स भी हैं और ऐसे एक्टर्स भी हैं। तो बेसिकली लॉबी सिस्टम है वो, जो पीछे एक बात मशहूर हुई थी ना कि अब ये सिस्टम है मेरा काम मेरा आर्टिस्ट मेरी मर्जी, ये चल रहा है। टैलेंट घर बैठा हुआ है और अपनी मर्जी से। अभी कुछ रैपर्स हैं जिनको कुछ गाने आप उनके देखेंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स ने उनको गानों में लिया है। एक लाइन भी उनकी रैप की अगर हिट है तो मुझे बता दें, लेकिन वो ब्रांड्स उनके पीछे स्पॉन्सर्स हैं। मतलब बैक कितनी स्ट्रांग है, बैक इतनी स्ट्रांग दी जा रही है और उनको प्रमोट तक आके किया जा रहा है कि बात वही है कि मेरा आर्टिस्ट मेरा ब्रांड मेरी मर्जी, मैं तो दिखा के रहूंगा हिट हो या ना हो, या ये टैलेंटेड है या नहीं है। फिजा से भी थोड़ी बात करने दें, आपसे मैंने बहुत बात कर लिया है। फिजा, पहले तो ये बताएं सोनू से शादी कैसे हुई, कैसे मिले? क्योंकि हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि ठीक है आपस में एक दूसरे को देखा, पसंद किया, शादी कर दी। क्या इंडस्ट्री में ही कहीं दोनों आप लोग मिले थे आपस में? नहीं, हम लोग फर्स्ट टाइम लक्स स्टाइल अवार्ड, एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम मैंने इनके साथ काम किया था 2016 में लक्स स्टाइल अवार्ड में। तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक हुआ कि हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे स्टार्ट से ये था कि मैं जब भी करूँगी शादी करूँगी, अदरवाइज नो बॉयफ्रेंड सिस्टम, नो लवर सिस्टम। तो मैंने जैसे ही देखा मैंने घर बात मतलब पूरी देसी गर्ल का। हाँ बेशक बेसिकली पूरी बात बताओ ना, अली जफर जो है उनकी परफॉर्मेंस में कोरियोग्राफ कर रहा था, तो उसमें एक सेगमेंट था, मुझे उसमें एक मॉडल चाहिए थी। आपसे इस पे बात करनी है, मैंने बल्कि खुद भी सोचा हुआ था, मैंने आपसे इस पे पूछना भी है, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक से हम वापस आएंगे और सोनू और फिजा डेंजरस जो है, मैंने तो उनको फिजा डेंजरस का नाम दे दिया है, उनकी हमने परफॉर्मेंस भी देखनी है, उनसे मजीद बातें भी करनी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। जबरदस्त से कोरियोग्राफर नहीं तो मुझे पता था आज आपने जो लाइव परफॉर्मेंस किया आप कमाई के नाम के साथ डेंजरस क्यों? वाह वाह वाह, ये वाकई डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस ये वाकई डेंजरस है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और फिजा मैं तो बल्कि भी सोच रही थी घर में ही मॉडल मौजूद है, डांसर मौजूद है, सोनू को तो बाहर से बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी को लाने की। नहीं बिल्कुल, हम लोग घर पे ही सब कुछ प्लान कर लेते हैं। और आप मुझे थोड़ी सी पॉजेसिव लग रही है सोनू के मामले में। बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। हाँ, और मुझे लग रहा है बिल्कुल नहीं है, वो बहुत सपोर्टिव है हर मामले में, मतलब बहुत कूल रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं थोड़ी अनोइंग हूँ। अच्छा, वही फिजा वैसे मुझे थोड़ी सी लगी थी क्योंकि कहती सोनू के साथ मैंने करना है, सोनू के साथ ये करना है, सोनू के साथ वो मैंने अक्सर मेरी इनसे बात होती है, मुझे कह रहे होते हैं कि अच्छा मुझे लगता है कि हमें आज इस दफा इस वीडियो में इसको लेना चाहिए। मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं। अच्छा नहीं। तो हम लोग का बड़ा ये सीन है। खैर अब तो मेरी बेटी भी है तो हम लोग का एक बड़ा अच्छा, उसको 3 मंथ्स हो गए माशाल्लाह से। माशाल्लाह, तो लगी नहीं है कि आप एक बच्ची की अम्मा भी हैं। एग्जैक्टली, सब मुझे यही पूछते हैं कि खैर आपकी ये जो आप इतनी फिट हैं इसका क्या है, लेकिन थैंक गॉड मुझे कोई इतना इशू नहीं, क्योंकि हम लोग स्टार्ट से ही हमारा काम ही ऐसा है कि हम लोग एक्सरसाइज में रहते हैं। आपको फिट रखते हैं, फिट रखते हैं हम लोग, रहते ही एक्सरसाइज में, तो मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अच्छा सोनू, ये मैं फिजा से भी पूछ रही थी, आपको वैसे बाहर की किसी मॉडल की जरूरत नहीं है? हाँ नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आपने जो भी एल्बम आने भी नहीं देगी किसी को। आपके घर में मॉडल मौजूद है, बल्कि आपकी बेगम माशाल्लाह इतनी प्यारी इतनी फिट है कि आपको कहीं से बाहर से इधर देखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से मॉडल है। अच्छा, ये भी खर्चा बच गया आपका तो। बिल्कुल बिल्कुल, काफी खर्चे बच गए मेरे, है ना। कोरियोग्राफर भी खुद ही हूँ, परफॉर्मर्स भी अपनी टीम है, मॉडल भी अपनी है, बाकी हमारा सब टैलेंट हमारे घर में है। हाँ, बाकी पानी दे सोनू को, डांस करके थोड़ा सा हमेशा होता है। अच्छा सोनू, एक चीज और, मैं भी आपका सॉन्ग भी सुन रही थी तो आपने बीच में खास तौर पे लाहौर का जिक्र किया और फिर मुंबई का भी किया। मतलब हम ये देखते हैं कि हमारे अक्सर सिंगर्स लाहौर को बहुत प्रमोट करते हैं, और बल्कि हम इंडिया के भी अक्सर जो सॉन्ग सुनते हैं उनमें भी हम देखते हैं कि एक बल्कि आया अभी तक कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, जिसमें लाहौर का जिक्र हुआ था। लाहौर से कोई मोहब्बत आपको ज्यादा है इसलिए आपने कहा कि मैं लाहौर को लास्ट में बीच में डालूंगा? देखा जाए अगर तो ये ट्रेंड भी सबसे पहले हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो थे, जैसे इब्रार का गाना था मेला वेखना ये कुड़ियां लौर दिया। अच्छा, एक भी था ना जिन्हें लौर नहीं तकिया और जमिया नहीं। एग्जैक्टली। तो लाहौर हमारा जो शहर है ये पूरी दुनिया में फेमस है,
और स्पेशली जो लाहौरी और पंजाबी आर्टिस्ट है ये भी पूरी दुनिया में सुपरस्टार्स ही हैं। और ये आप चाहे काउंट करें जितने भी आर्टिस्ट हैं सुपरस्टार्स हैं पाकिस्तान के, वो सारे लाहौरी हैं या पंजाबी हैं। तो और वो अक्सर बाहर के लोग भी मानते हैं यार आपकी जो लाहौर की मिट्टी है या फैसलाबाद है या इन शहरों का ये जो पंजाब का एक पानी है या मिट्टी, इसमें ऐसा क्या चीज है कि यहाँ का जो भी आर्टिस्ट है वो एक यूनिक आर्टिस्ट निकलता है। यूनिक आर्टिस्ट निकलते हैं। बल्कि अभी आपने चाहे आप कॉमेडी में ले लें, चाहे आप सिंगिंग में ले लें, या आप एज एन एक्टर ले लें। बात कर लें कि आप ब्रेक से पहले बात भी कर रहे थे अली जफर के गाने की, तो आपने उसकी भी कोरियोग्राफी की थी और वो बड़ा जबरदस्त उसमें डांस था। जी बिल्कुल, अली जफर मेरा बेटा तो फैन है, वो बाकायदा बैठ के उसके स्टेप्स करता है। जी अली जफर का जो उनके अवार्ड परफॉर्मेंसेस होते हैं वो भी मैं करता हूँ। और जो आपने PSL का पहला गाना सुना होगा फिर सीटी बजेगी, वो भी मैंने किया था। मेला लूट लिया PSL का जो बहुत डांस स्टेप भी उसका हिट हुआ वो भी किया। और लास्ट अभी लड़शा पे खबर जो चल रहा है गुलपन्ना के साथ उनका, वो भी मैंने कोरियोग्राफ किया। मैं कह रही हूँ मेरा 2.5 साल का बेटा है, वो बाकायदा स्टेप्स करते हैं जमीन पे बैठ के, जो आप रुमाल ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो बहुत लोगों ने पसंद किया। बहुत जी गाने में लाहौर की बात करने का मकसद ये था कि अभी जो मैं देख रहा था कि बाहर के जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो इंडिया के हैं या वो UK के हैं, वो अक्सर हमारे खुद वो अपने आप को बाहर का बना देते हैं। और लड़की वो लाहौर की या कराची की यहाँ की बना रहे हैं। जैसे लग दी लाहौर दिया, या आप कैसे दे तेरे लग तो तू लगता कराची। तो मैं कह यार इनको जवाब कौन देगा। तो फिर मैंने कहा मुंडा मैं लाहौर दा, तू है बॉम्बे दी कुड़ी दी। ये बड़ा वैसे जबरदस्त। तो हम भी भाई आपको जवाब दे सकते हैं, हम भी यहाँ ऐसे नहीं बैठे। ये तो हमारी आवाम को सोचना है कि हम कुछ भी करते हैं तो वो फौरन हमें जोड़ देते हैं। अच्छा आपने यार ये उसको कॉपी कर रहा है, उसके साथ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं अपना करते हैं, हमारा अपना टैलेंट है, अपना म्यूजिक है, हम आपके आर्टिस्ट हैं, आपने हमें सपोर्ट करना है ताकि आपको हम बता सकेंगे वो कहां से हमें कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात की है सोनू ने कि हमें अपने आर्टिस्टों को सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है। अच्छा सोनू, आपने जब ये कोरियोग्राफी में इस फील्ड में आप आए थे, आपने सोचा था कि एक टाइम आएगा कि आप बड़े बड़े सिंगर्स के जो सॉन्ग्स उनको कोरियोग्राफ करेंगे? क्योंकि ये ख्वाब होता है, हर आर्टिस्ट का ख्वाब होता है कि बड़े किसी आर्टिस्ट के साथ काम करे। जी ये इसके लिए मैं कहना मेरा बल्कि सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हमारे यहाँ पे ट्रेंड नहीं था। मैंने स्टार्ट में भी बात की, हमारे यहाँ पे कोरियोग्राफी का ट्रेंड नहीं था, इतनी अच्छी कोरियोग्राफी का, लेकिन आपने वो ट्रेंड सेट किया है। इसका मैं बताऊंगा आपको कि मैंने पहले स्टार्ट में जब डांस सीखना शुरू किया था, मेरा 3 से 4 साल मेरे उस पर लगे थे। जो मैंने डांस जब सीखा, उसको समझा, माइकल जैक्सन, प्रभु देवा, ये 2 मेरे रूहानी उस्ताद हैं जिनको मैं फॉलो करता था। अच्छा। ये 2 लेजेंड्स। और फिर मैंने जब मुझे काफ़ी समझ आ गई कि मैं अब कर सकता हूँ, फिर मुझे चांस मिला फर्स्ट टाइम। और मेरा पहला गाना एज ए कोरियोग्राफर जो था वो इब्रारुल हक का गाना था, असा जाना है मालो माल। अच्छा अच्छा। उसमें मुझे चांस मिला, जवाद बशीर डायरेक्टर थे, उन्होंने चांस दिया। तो उसमें हमने जब परफॉर्म किया उसके बाद से फिर लाइंस लगी। और सेकंड मेरा गाना जो था एज ए कोरियोग्राफर वो मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोल रहा। तो दोनों समझ सुपर हिट सॉन्ग्स मेरे क्रेडिट में आ गए। मतलब जबरदस्त बड़े गाने आपके वाकई उसमें क्रेडिट में आए हैं। जी जी। उसके बाद से तो पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा सिंगर हो जिसका मैंने वीडियो कोरियोग्राफ नहीं किया होगा। और फिर चल मामला चलते गए, फिर टीवी शोज, चैनल्स, अवार्ड शो। फिर इसके बाद पाकिस्तान से बाहर भी USA में, नॉर्वे में, पाकिस्तान को मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ। यहाँ से एज एन आर्टिस्ट मैं वहाँ परफॉर्म कर चुका हूँ। और बाहर इवेंट्स चलते रहते हैं। हाँ सही। अच्छा अभी एक बल्कि आपसे परफॉर्मेंस हमने करवानी भी है, बंगला कार पे आपकी परफॉर्मेंस करवानी है जाते जाते। लेकिन उससे पहले फिजा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके सोनू, मतलब इसके अलावा, क्योंकि ये तो आपका गाना बहुत ज्यादा हिट हो गया है, इसके बाद कोई और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आप लोगों के इकट्ठे? अभी बहुत सारे हैं। अच्छा। अभी तो रॉक स्टार पे हम लोगों का फोकस है, क्योंकि अभी तो ये रिलीज हुआ, अभी तो इसकी प्रमोशन जाहिर सी बात है, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप लोग हमें और सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स करके हमें बताएं आपको YouTube पे इनका क्या चैनल चाहिए, सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियो को देखें, इनकी वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा जो पाकिस्तानी ब्रांड है वो प्रमोट। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है। आप बाहर से किसी का गाना देखें तो एकदम से गाना आता है, रातों रात आप देखते लो जी 10 मिलियन व्यूज आ गए हैं। वो सब फेक होते हैं, ओनली लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आप कम से कम हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जब आप उस गाने को देखोगे तो आपको पहले एक पोस्टर लगा मिलेगा तो लो जी ये 50 मिलियन व्यूज हो गए हैं। लेकिन उसके बाद वो जब व्यूज गिरते हैं तो पता चलता है पीछे 4 लाख व्यूज रह गए हैं, ये 5 लाख। तो वो पब्लिक अट्रैक्ट करने की उनकी स्ट्रेटेजी होती है। इवन आप बड़े बड़े सुपरस्टार्स है वो यहाँ के हैं या बाहर के हैं, उनके पेजेस की भी हालत जाके देख लें, ये सही कह रहे हैं, सब फेक
फेक चीजें लोग बताते नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे चैनल पे ऐसी कोई चीज नहीं ना मैं करता हूँ। आपको ज्यादा इस चीज का पता है। अच्छा चलिए सोनू, आपका और फिजा आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया आप दोनों से गुफ्तगू करके, आप दोनों से मिलके, और हमारे प्रोग्राम में रौनक लगी आप दोनों। हाँ, ये आपने जो बात पूछी वो बताना चाहूंगा मैं कि रॉक स्टार के बाद हमारा एक और म्यूजिक वीडियो आ रहा है जिसमें फिर से फिजा मॉडल है। गाने का नाम मैं अभी बताऊंगा नहीं, पहले रॉक स्टार अभी चल रहा है। पहले रॉक स्टार को थोड़ा हिट होने दें, उसके बाद फिर नेक्स्ट की हम बात करेंगे और इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे फिर जरूर। तो जाने से पहले आपकी लास्ट परफॉर्मेंस के साथ हम ब्रेक पे जाना चाहेंगे, और फिर मैं आप दोनों का, फिजा आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी हैं, आपसे मिलकर मुझे बहुत मजा आया। सोनू आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त। हमारी ख्वाहिश ये थी, बल्कि हम जो बात कर रहे थे कि सबसे पहले हमने जब अपना म्यूजिक वीडियो लॉन्च करना है तो हमने आपके शो में आना है, और जो इसका मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इशफाक अलवी जो आपके शो के डायरेक्टर हैं, आई थिंक बड़ा अच्छा फ्रेंड है मेरा, बड़े नाइस है। मैं चाहूंगा वो भी परफॉर्मेंस में है, पता नहीं कहाँ भाग जाता है। अशफाक डांस कर ही ना ले। चले आप आए सोनू, हम आगे यहाँ पे। ठीक, आजे आजे वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे किचन से आज जबरदस्ती खुशबू उठ रही है, बल्कि अब तो हफ्ते में 4 दिन कि 3 दिन अच्छी अच्छी सी खुशबू खाने के मामले में उठती हैं। 2 दिन हम ड्रिंक बनाते हैं, तो आज भी कुछ अच्छा सा बना रही है ना। सबसे पहले कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है आयशा, आप कैसी हैं? आज तो आपने बिल्कुल मेरी वाली लाइन बोली है। अच्छा, कौन सी? वही जैसे मैं आपको पूछती हूँ कैसी हैं आयशा? कैसी हैं आप? क्या बना रही हैं? बंदा कॉन्शियस हो जाता है। अच्छा जी, आज जो है जी हम नूरपुर के साथ जो है चिकन चीज बर्गर्स बना रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि नूरपुर जो है हमारा एक जबरदस्त ब्रांड जो है एड ऑन हो गया है हमारे साथ, तो उसके साथ मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम बर्गर्स बड़े अच्छे हमने स्टेक बनाया था, आज हमने सोचा हम तो क्योंकि बर्गर्स एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को अच्छी लगती है, मतलब बड़ों को भी अच्छी लगती है, छोटों को भी अच्छी लगती है। तो उस हिसाब से आज मैंने जो है चिकन चीज बर्गर्स बनाए, आपके सामने देख रही होंगी कि मैंने रेडी करके रखे हुए हैं, और कुछ मैं आपको बना कर सामने पड़े हुए मैं भी खा नहीं सकती। हाँ, ये बात है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आपने खा लिया। तो आज जो है बेसिकली हम जो है चीज की साथ बना रहे हैं। तो आपको पता है कि आयशा नूरपुर की जो चीज है उसके अंदर विटामिन ए, डी, ई की जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर है ये चीज, और यह चीज जो है आपको 3 तरह में मिलती है। एक तो आपको बिल्कुल एक आपको ये मोज़रेला चीज का जो है 200 ग्राम का जो बॉक्स होता है वो मिल जाता है। उसके बाद जो है 200 ग्राम की आपको चेडर चीज के स्लाइसेस मिल जाते हैं, और 200 ग्राम के ही आपको जो है वो उसका बॉक्स भी मिल जाता है। तो मतलब अच्छी पैकिंग है। सबसे बड़ी सबसे मजे की चीज जो मुझे इसमें लगी बिल्कुल इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। और ये देखें आप, इसकी जो पैकिंग है मैंने इसके अंदर से इसको खोला है, कितनी कन्वीनियंट है पैकिंग के अंदर, और इसके अंदर जो है सारी चीज है, आप निकाल लो। मतलब बॉक्स बने, आपने जितना यूज किया वो कर लिया, बाकी उसको वैसे ही आपने फ्रिज में रख दिया। और ऐसी पैकिंग पाकिस्तान में तो खैर मैंने बहुत कम देखी है किसी भी ब्रांड की। तो नूरपुर की ये खास बात बल्कि मैं कहूंगी उनका बल्कि शुक्रिया भी इस पे अदा करेंगे हम, क्योंकि मैं भी घर में अक्सर ऐसी चीजें बनाती हूँ जिसमें चीज की जरूरत पड़ती है, बटर की जरूरत पड़ती है, तो ये पैकिंग इनकी बड़ी जबरदस्त है, बहुत इजी टू कैरी है। अब जो है थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अपना जो हमारा बर्गर है, इस बर्गर के अंदर जो है मैंने सिंपल बंस लिए थे, और बंस को मैंने इस तरह से जो नूरपुर का बटर है वो लगा के मैंने उसको वो कर लिया था, आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा टोस्ट कर लिया था स्लाइड सा। उसके बाद मैंने जो है चिकन पैटी, आप कोई भी ले सकते हैं, चिकन का कीमा ले ले, उसकी पैटी बना ले, नहीं तो मेरे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने जो है फ्रोजन पैटीज का यूज किया है। सिंपल अब मैंने सबसे पहले बेस के अंदर जो है आइसबर्ग रखी है, उसके बाद अब मैंने इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा कैबेज और ऑलिव्स के साथ सैलेड टाइप का बनाया हुआ है, वो डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद मैं इसके ऊपर पैटी रखूंगी, पैटी रखने के बाद इसके ऊपर जो है हम एक रखेंगे चीज का स्लाइस, ठीक है जी, नूरपुर की चीज जो कि चेडर चीज स्लाइसेस हैं। अगर आप चाहें तो अगर आपको मोज़रेला चीज पसंद है तो आप मोज़रेला भी रख सकते हैं, लेकिन बर्गर्स में मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि चेडर चीज का बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है एक आध हम खीरा लगा लेंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने ये एक सॉस रेडी की हुई है, हॉलैंडाइज सॉस है, इसके अंदर मायोनीज है, केचप है, थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर है, और मस्टर्ड पेस्ट डाल के मैंने ये सॉस रेडी कर ली है। और उसके बाद ये सॉस सबसे ऊपर टॉप में डालेंगे, और इस तरह से इसको बर्गर्स को अपने बंद कर देंगे। तो अब आप ये देखिए कि कितने अच्छी सी जो बर्गर की जो एक लुक आ गई है। अच्छा, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले बर्गर की लुक है। तो ये खाने में कैसा है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये क्रिस्पी बर्गर नहीं आप कह सकते जो कि आप जैसे जिंगर बर्गर्स के आप कहते हैं वो नहीं होंगे, ये पैटी बर्गर वहां से भी मिलते हैं। बिल्कुल पैटी बर्गर।
तो सिंपल इसी तरह जो है अगला प्रोसीजर रेडी कर लेते हैं। अच्छा अनम, ये जो आपने सॉस बनाई है ये कैसे बनाई है? सिंपल मैंने इसके अंदर जो है आयशा मायोनीज है, इसमें केचप है, केचप के बाद जो है इसमें थोड़ा सा मैंने नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और ब्लैक पेपर और मस्टर्ड सॉस डालकर इस तरह से एक जो है सॉस वो हमने रेडी कर ली। ऐसी सॉस होती है अनम, उनमें थोड़ा सा स्वीट टेस्ट भी आता है। हाँ, तो अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं। Exactly, मैं यही पूछना चाह रही थी कि आपने इसमें क्या शुगर ऐड की है या नहीं? नहीं, मैंने इसमें शुगर नहीं ऐड की क्योंकि मुझे लगता है कि पर्सनली जो आपकी चिली सॉस होती है उसके अंदर भी थोड़ी सी शुगर होती है। हाँ। और उसके बाद जो है आपकी मायोनीज उसमें भी शुगर होती है, तो फिर मुझे लगता है कि वो फिर एक्सेस ऑफ शुगर हो जाएगा। हाँ, तो इस वजह से जो है मैंने उसमें ऐड ऑन नहीं की। हाँ बिल्कुल, मतलब आप पहले अगर सॉस बना लें, फिर अगर आपको शुगर की कमी महसूस हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और चीज के जो चेडर चीज के स्लाइसेस हैं, आप चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं। अच्छा, 2 कैसे स्लाइसेस लगाने के आपने एक डबल चीज खाने की आदत है, डबल चीज बर्गर, एक स्लाइस आपने पहले नीचे लगाना है जब आपने सैलेड रखना है, उसके ऊपर आपने पैटी रखनी है, पैटी के ऊपर दोबारा से आपने चीज स्लाइस लगाना है, तो ये डबल चीज बर्गर हो जाएगा आपका। चीज बर्गर, हाँ। तो ये सॉस लगा ले। अच्छा, ये सॉस का बड़ा मजेदार जायका है, अगर कोई बंदा चाहे तो इसको स्किप भी कर सकता है। नॉर्मल जो मायोनीज होती है आप वो भी लगा सकते हैं, तो मतलब दोनों ऑप्शंस। अच्छा, हमारे पास टाइम भी कम है ना, मैं इनकी लुक भी हमें यहाँ पे साथ साथ दिखा, क्योंकि जो रेडी है वो तो चले हमने दिखा दिया, लेकिन अभी जो आपने तैयार किए हैं उनकी भी हम साथ लुक दिखा दें। तो ये देखिए जो है हमारे बर्गर्स जो है वो रेडी हो गए। अच्छा, डबल चीज भी अगर जैसे डबल चीज की उसी तरह डबल पैटी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आपके पास बर्गर्स में तो बहुत ज्यादा वेरियस है कि आप वेरियसली उसको कर सकते हैं। और सबसे जो मुझे जो इसका बड़ा अच्छा एक चीज लग रही थी बर्गर्स की, कि जब मैंने नूरपुर के बटर के साथ इसको टोस्टेड किया था, तो जो हमारे बर्गर्स बन्स है वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हुए। तो ये है कि क्योंकि आपके पास सब कुछ जब रेडी पड़ा होना है, तो मेरा ख्याल है कि नूरपुर ने और साथ ही वो, बल्कि आप बात करी थी, सॉरी मैं काट रही हूँ, नूरपुर की चीज का टेस्ट भी बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल। तो वो बीच में हाँ आप ऐड करें, अगर डबल चीज बर्गर आपने खाना है तो डबल चीज के स्लाइस रखें, नहीं तो सिंगल से भी काम चल जाएगा। लेकिन बहरहाल नूरपुर की तमाम प्रोडक्ट्स लजीज हैं, मजेदार हैं, और घर में किसी भी किस्म की आपने ऐसे फास्ट फूड टाइप की चीज या कुछ भी बनाना है तो आपके लिए बहुत आसानी है। अच्छा जनाब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।